हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11th। और मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है। तो क्लास 11th की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और क्लास 11th की मैं जब शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसको? बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी को। क्योंकि देखो, बायोलॉजी एक लंबा डिस्कशन है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि बायोलॉजी जो है बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक तो सबसे पहले जितने लोग भी आज तक यहाँ जो आए हो और जितने लोग ने आज तक पढ़ा है कि यार, लोग कहते हैं अरे भाई बायोलॉजी जो है वो रट लो, रटने वाला टॉपिक है ना, रटने वाला सब्जेक्ट है, रट लो पास हो जाओगे। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं, ये जरा भी रटने वाला टॉपिक या रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो क्लास में इस कंफ्यूजन को दूर करके बैठो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हाईली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। और आज बायो का या बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं बच्चों से बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बेसिक्स के बारे में बात करता हूँ कि भाई आप जो पढ़ने आ रहे हो तो उसकी बेसिक नॉलेज आज से पहले आपके पास थी या नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के बाद जब आप आगे पढ़ोगे तो ये बेसिक्स नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बायोलॉजी की। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बहुत बेसिक डिस्कशन करेंगे चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें जो हमारे हर एक टॉपिक से, लगभग आगे के कई टॉपिक से रिलेटेड हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड हमें आगे जो है खूब सारा डिस्कशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम उन बेसिक पॉइंट को अपने ध्यान में रखकर चलेंगे, उन बेसिक डिस्कशंस को, ठीक है, अपने ध्यान में रखकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है और क्लियर आ रही है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो टर्म आता है बच्चों, बेसिक्स की बात करते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो या आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो फिजिक्स में आपके सामने कुछ टर्म आते होंगे, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी। और ऐसे ही आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री में भी आपके सामने कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, एटम। ठीक है, ऐसे ही जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में भी हमारे सामने कुछ टर्म आते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है वो टर्म आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से उन टर्म्स को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म आता है बच्चों, जिसको लेकर हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, उस टर्म को कहते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, पहला जो टर्म आता है होमियोस्टेसिस। आगे देखिएगा, हम बार बार इन वर्ड्स को कई बार डिस्कस करने वाले हैं आगे के कई चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि इन टर्म्स को आप ध्यान रखोगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है। तो एक एक करके इन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? होमियोस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, हाँ, अगर हमारी बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए काम करती है, कुछ भी एफर्ट लगाती है, तो उस एफर्ट को कहते हैं क्या? होमियोस्टेसिस। वो एफर्ट क्यों अप्लाई होता है? वो एफर्ट अप्लाई होता है टू मेंटेन द नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। तो होमियोस्टेसिस को डिफाइन करेंगे, अ प्रोसेस टू मेंटेन द नॉर्मल internal environment, the normal internal environment of body,
ऑफ बॉडी समझने की कोशिश करें। जैसे हम जब मान लीजिए अगर हम अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, अब जब हमें गर्मी लगती है, when we feel the heat या when we feel the high temperature, how do our body react? हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब हमें गर्मी लगती है? तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है याद करो, हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, खूब सारा पसीना, जितनी गर्मी लगती है उतना पसीना आता है, ठीक है, पहली बात स्वेटिंग होती है। हम हैवी ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, हैवी ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, बार बार जो ब्रीदिंग का रेट है हम इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करते हैं, क्यों? ताकि जो एयर है वो अंदर जाए और बॉडी से हीट बाहर निकले, जिससे बॉडी को क्या हो, ठंडक महसूस हो, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, बॉडी को ठंडक फील होता है, और इस तरह से हम जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस हाई टेम्परेचर में अपने बॉडी को हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, ये है होम्योस्टेसिस। और इसी का अपोजिट, व्हेन वी फील कोल्ड, जब ठंड लगती है तो क्या होता है, देन शिवरिंग टेक्स प्लेस इन बॉडी, हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, शिवरिंग होती है, गूज बम्प्स पाए जाते हैं या जिन्हें हम गूज फ्लैश कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स का इरेक्शन पाया जाता है, ठीक है, इरेक्शन। तो ये हमें जो है ये हमारे बॉडी में जो चेंजेस हैं कब पाए जाते हैं, जब हमारी बॉडी क्या करती है, लो टेम्परेचर में जो है एडजस्ट करने की कोशिश करती। तो ये जो एडजस्ट करने का जो फिनोमिना है, इसी एडजस्ट करने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारी बॉडी में दो तरीके से परफॉर्म होता है। कौन से दो तरीके हैं? पहला है थर्मोरेगुलेशन, पहला क्या है, थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, जब हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाती है तो उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। कितना हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों, बेसिक्स याद करो, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 37.0 डिग्री सेल्सियस, ना कम ना ज्यादा, याद रखना है, ठीक है। 37.0 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखना, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लगाते, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? तो ये क्या ये टेम्परेचर, पहली बात तो कौन मेंटेन करता है, दूसरी बात क्या ये टेम्परेचर समर्स में बढ़ जाता है और विंटर्स में कम हो जाता है, यानी क्या ये टेम्परेचर अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से, या क्या हमारा एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है? तो दो तीन बातें आती हैं। तो सबसे पहली बात, इट इज मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसको कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इसीलिए हाइपोथैलेमस इज नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ बॉडी। इट इज नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का थर्मोस्टैट है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। और हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा नॉर्मली फिक्स रहता है अगर किसी को फीवर ना हो, ठीक है। सो फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, फिक्स्ड बॉडी temperature not affected by temperature of environment, not affected by temperature of environment, यानी एनवायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करता। हमारा बॉडी का टेम्परेचर, बाहर बर्फ गिरने लगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी
कुछ भी हो हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है एंड दैट इज वाई वी आर नोन एज होम्योथर्मल। क्या कहा जाता है? होम्योथर्मल। होम्योथर्मल या इसी को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल कि भाई बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वार्म ब्लडेड कैरेक्टर किस में पाया जाता है? स्टार लगा के याद रखना, एव्स में, एव्स यानी जिसमें बर्ड्स आती हैं, और दूसरा मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स में। तो बर्ड्स और मैमल्स ऐसे मिलते हैं जिनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है, बर्ड्स और मैमल्स में। ठीक है, मुझे उम्मीद है नोट करते हुए चलोगे। बर्ड्स और मैमल्स में कैपेसिटी पाई जाती है, किस चीज की कैपेसिटी पाई जाती है? अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी पाई जाती है बर्ड्स में और मैमल्स में, और यही दो हैं जो वार्म ब्लडेड है या होम्योथर्मल है। आई बात समझ में? याद रहेगा, एकदम याद रखना है अपने को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया होम्योस्टेसिस का, थर्मोरेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड पॉइंट क्या आता है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। अब जैसे हमने बोला थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है? हाइपोथैलेमस। ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है? याद रखना, किडनी। कौन करता है बच्चों? किडनी। याद रखना, वाटर बैलेंस कौन मेंटेन करता है? किडनी। और क्लास 10th में या जूनियर क्लासेस जो भी हैं उन क्लासेस में आपने पढ़ा है कि किडनी हमारी बॉडी में दो फंक्शन परफॉर्म करता है। कितने फंक्शन परफॉर्म करता है? दो। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट परफॉर्म एक्सक्रीशन। क्या परफॉर्म करता है? एक्सक्रीशन। एंड इट परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है और ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है। याद रखना, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन कौन परफॉर्म करता है? किडनी। जब एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो याद करो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे करता है? तो बाय फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किसका फॉर्मेशन कराता है? यूरिन का फॉर्मेशन। और यूरिन के फॉर्मेशन में वाटर बैलेंस मेंटेन करना। कौन सा बैलेंस? वाटर बैलेंस मेंटेन करना। ये काम किसका होता है? किडनी का। तो ये दो उसके मेजर फंक्शन है। और भी एसेसरी फंक्शन है। यूरिन फॉर्मेशन यानी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आर द टू मेजर फंक्शन ऑफ किडनी। याद रहेगा, किडनी इज वन ऑफ द मेजर वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के 5 बड़े वाइटल ऑर्गन हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। और ये पांचों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है कौन सा? किडनी। याद रखना, किडनी हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। और वो हेल्थ के बारे में कैसे बताता है? बाय द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का एग्जामिनेशन। याद रखो एक बात को, हमें लोग कहते हैं जैसे कि गर्मी का मौसम है, पानी खूब पीना चाहिए, और हम पीते भी हैं, आप भी पीते हो। तो पानी खूब पीना चाहिए, तो क्या ज्यादा पानी पीने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं। ठीक है, अभी इस बेसिक नॉलेज को याद रखो कि ज्यादा पानी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है बच्चों कि हम कितना भी ज्यादा पानी पी लें, जितना पानी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है
उतना पानी हमारी बॉडी में रिटेन रहता है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर अगर बॉडी में गया है तो किडनी उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करती है, रिमूव कर देती है। किस फॉर्म में रिमूव करती है, यूरिन के साथ रिमूव करती है। ठीक है, किस फॉर्म में रिमूव करती है, यूरिन के साथ। तो याद रखना, कितना भी ज्यादा पानी पी लें वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पानी कम पीना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पानी कम पीने से पर्सन डिहाइड्रेट हो सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ, वो पर्सन कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, गर्मी के मौसम में भी, और डिहाइड्रेशन से डेथ बच्चों ठंड के मौसम में भी होती है। ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में दोनों में डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ जो लोग हैं वो उनकी डेथ गर्मी में ज्यादा होती है। ठंड में क्या होता है, ठंड में भी डिहाइड्रेशन होता है। ठंड में लो टेम्परेचर की वजह से लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जब डिहाइड्रेट होते हैं तो प्यास लगती है, द पर्सन फील थर्स्टी। विंटर सीजन में ऐसा नहीं होता। विंटर सीजन में क्या है, वो थर्स्ट का जो अर्ज है वो डेवलप नहीं होता, उन्हें प्यास महसूस नहीं होती, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उन्हें प्यास महसूस नहीं होती, और इसलिए डिहाइड्रेशन से ठंड में भी लोगों की डेथ होती है। तो यूरिन हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि यूरिन कैसे सिंबलाइज करता है, कैसे सिंबल देता है कि हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन है या नहीं है। तो ये एक जनरल एनालिसिस होता है बाय एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को देखेंगे तो नॉर्मल यूरिन जो है बच्चों वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। वैसे जनरली जो है हम पढ़ते हैं कि द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज येलो, और वो जो नॉर्मल येलो कलर है वो बहुत डल येलो होता है, बहुत पेल येलो होता है, हल्का सा येलो होता है, और दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। लेकिन जब हम बॉडी में वाटर का अमाउंट नॉर्मल है तो जो यूरिन बनता है, दैट यूरिन इज फाउंड टू बी कलरलेस। वो यूरिन कैसा बनता है, कलरलेस। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होता है, दिस कलर टेंड्स टू येलो। ये कलर जो है ना येलो होने लगेगा, और वो मैं डल येलो या पेल येलो की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं कह रहा हूं प्रॉपर येलोनेस जो है यूरिन में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी वैसे वैसे यूरिन में कलर जो है वो बढ़ता जाएगा, और वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उस पर असर पड़ रहा है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। तो किडनी पर एडवर्स डिहाइड्रेट होने की वजह से जो किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, उस यूरिन के साथ सम अमाउंट ऑफ ब्लड भी रिलीज होने लगता है, और ब्लड की प्रेजेंस की वजह से यूरिन का जो कलर है वो येलो होने लगता है। ठीक है, तो आप यूरिन के कलर को एग्जामिन करके, एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड। इफ द बॉडी इज हाइड्रेटेड then the urine is found to be colorless, and if the body is dehydrated then the color of urine is found to be tending towards yellow। तो येलो की तरफ बढ़ता जाएगा। ये बात हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की। दूसरा, किडनी वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, तो हम लोग एक्सक्रीशन में आगे पढ़ेंगे, और आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या पढ़ा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, और काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नोट कर लो कि रीएब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का, सॉल्ट यानी NaCl, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है कि अगर हम कभी घर में ऐसा करते हैं, हम प्लेट में थोड़ा सा सॉल्ट रखते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच सॉल्ट रख दें प्लेट में, एक दिन बाद देखेंगे वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट मॉइस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका मॉइस्चर बढ़ जाएगा। कैसे मॉइस्चर बढ़ गया, सॉल्ट ने एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर था
जो वाटर वेपर था उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और वो सॉल्ट क्या हो गया, मॉइस्ट। 1-2 दिन और छोड़ दो, वो पूरा एकदम लिक्विड हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। क्योंकि सॉल्ट जहां भी होता है वो अपनी तरफ किसको पुल करता है, खींचता है, किसको, वाटर को। आप देखो, हम खीर बनाते हैं या सेवइयां बनती होंगी घर में, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, रेजिन्स डालते हैं, किशमिश डालते हैं। रेजिन्स डालते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो रेजिन जो है स्वेल कर जाता है, अंगूर बन जाता है। कैसे बन गया, उसने उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था, जो साइटोप्लाज्म था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स थे, आयनिक कंसंट्रेशन उसका हाई था, और आयनिक कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वो किसको अपनी तरफ खींचता है, वाटर को। तो वाटर का एंड ऑस्मोसिस होता है। एंड ऑस्मोसिस किसकी वजह से, रेजिन के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से। और हाई क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, वाटर को खींचता है अपनी तरफ, और रेजिन स्वेल कर जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि हमारी बॉडी तो फंक्शन करती है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो अपने आप कौन खींचा चला आता है, वाटर। कौन खींचा चला आता है, वाटर। तो वाटर जहां सॉल्ट जाएगा, वाटर वहीं जाएगा, किसके पीछे, सॉल्ट के पीछे पीछे। तो जहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सॉल्ट अपनी तरफ किसको खींचेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, किडनी। किडनी के 2 फंक्शन, एक एक्सक्रीशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये हम एग्जामिनेशन देख सकते हैं किसके बेस पर, यूरिन के बेस पर, और अमाउंट ऑफ यूरिन के बेस पर। अगर बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा है तो यूरिन का अमाउंट भी ज्यादा होगा। बॉडी में अमाउंट कंटेंट यानी हाइड्रेशन, वाटर का कंटेंट कम है तो यूरिन का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा, और कलर जो हो गया येलो होगा। तो ये था पहला पॉइंट, होम्योस्टेसिस। एक सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बीएमआर। बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर, बड़ा फेमस ये वर्ड है बीएमआर। समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आप एक दिन ऐसा हो कि जब एग्जाम खत्म होता है आपका, ठीक है, ऐसा आपने कभी न कभी जरूर फील किया होगा। जब हमारा एग्जाम खत्म होता है बच्चों, ठीक है, तो हम मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भैया देखो हमारे एग्जाम हो गए खत्म, कल हम आराम करेंगे, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि सुबह उठ जाए बोले चलो उठो, नहीं कोई एग्जाम नहीं देने जाना है, ठीक है, तो हम कल आराम करेंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और पेरेंट्स भी बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, सो रहे हैं एक दिन पूरा, उठे भी नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सोए हैं। ऐसा सोए कि करवट भी नहीं बदल रहा है, एक दिन पूरा। अगले दिन घर वालों को टेंशन होने लगी, कभी यह है कि जरा पता करो, मतलब दरवाजा रोजा खटखटाओ। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप एक दिन 24 आवर पूरा आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी से एनर्जी लॉस होगा, यानी क्या आप कुछ एनर्जी लूज करोगे, तो यस हम एनर्जी लूज करेंगे। भाई हम सो रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा हार्ट तो काम करेगा, हमारी बॉडी की सेल्स काम कर रही हैं, हमारे अंदर जो इंटरनल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं वो प्रोसेसेस तो रन करेंगे। तो एक दिन अगर हम कोई काम ना करें तब भी हमें जिंदा रखने के लिए बॉडी कुछ एनर्जी खर्च करता है, और इसी एनर्जी को कहते हैं बीएमआर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। या ध्यान से सुनना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
फॉर एनी ऑर्गेनिज्म इन वन डे। एक दिन हमारी बॉडी को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं बीएमआर। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वन डे। तो एक दिन में हमारी बॉडी को जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं बीएमआर। क्या बोलते हैं? बीएमआर। तो ये कितना होता है बच्चों? 1700 किलो कैलोरी टू 1800 किलो कैलोरी। ये मेल और फीमेल का अलग होता है। मेल में लगभग फीमेल के कंपैरिजन 50 किलो कैलोरी ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स आर फाउंड टू बी मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन फीमेल। मेल जो है फीमेल से मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ज्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए मेल में जो है एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। तो ये जो है ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में? बीएमआर की। भाई अगर हम दिन भर कोई काम नहीं करेंगे तो भी एक दिन में हमारी बॉडी से कुछ एनर्जी लॉस होता है, और जो एनर्जी लॉस होता है उस एनर्जी लॉस को हम बोलते हैं बीएमआर। कितना है? 1700 किलो कैलोरी से 1800 किलो कैलोरी। लेकिन नॉर्मली कुछ लोगों का बीएमआर ज्यादा होता है। सम पीपल हैव हाई बीएमआर। नॉर्मली कुछ लोगों का बीएमआर ज्यादा होता है, याद रखना। नॉर्मली सम पीपल हैव हाई बीएमआर। कुछ लोगों का बीएमआर नॉर्मली ही ज्यादा होता है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स, न्यूबॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट फीमेल, न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, एथलीट्स एंड पीपल लिविंग ऑन हाई एल्टीट्यूड्स। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, उनमें भी जो लॉस है एनर्जी का वो ज्यादा होता है। अब एक बात आती है कि सर ये बीएमआर डिपेंड किस पे करता है? बीएमआर डिपेंड किस पे करता है, इसको समझना बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। BMR depends upon the ratio of surface area of body and volume of body. तो it depends upon, याद रखना, depends upon surface area of body upon volume of body. ठीक है, सरफेस एरिया बॉडी का और बॉडी के वॉल्यूम का रेशियो ये डिसाइड करता है कि बीएमआर ज्यादा होगा यानी हीट लॉस ज्यादा होगा या कम। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा, ठीक है, जितना सरफेस एरिया, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना हीट लॉस ज्यादा और उतना बीएमआर ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा, हीट लॉस ज्यादा, बीएमआर ज्यादा। तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा उसका हीट लॉस उतना ज्यादा, उसका बीएमआर उतना ज्यादा। ये क्या है? इसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। अब जरा हम आइडियलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं बड़े छोटे होते हैं, बॉडी साइज देखो छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न होते हैं जो टॉडलर्स हो गए, अभी चलना सीख रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं या चलना भी नहीं सीखा है। आप देखो उनका, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि भाई
उनका सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम का रेशियो में सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम रेशियो कम है। हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो में सरफेस एरिया कम है, वॉल्यूम ज्यादा। तो बीएमआर ऑफ स्मॉल चाइल्ड या न्यूबॉर्न बेबीज इज फाउंड टू बी मोर देन एडल्ट ह्यूमन। तो उनके कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में जो बीएमआर यानी हीट लॉस है वो क्या है, ज्यादा है। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा, जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो उतना कम होगा, और छोटे एनिमल्स जितने होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो ज्यादा होता है। और इसीलिए छोटे एनिमल्स का बीएमआर बड़े एनिमल्स के रेशियो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो रेशियो ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ बीएमआर of small animals is more than large animals। और ये बात क्यों है? क्योंकि उनके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम में सरफेस एरिया का रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए हीट लॉस ज्यादा होता है। बड़े एनिमल्स में सरफेस एरिया का रेशियो कम होता है, इसलिए हीट लॉस कम होता है। कंपैरिजन देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपका बॉडी वेट क्या है, ठीक है, तो अप्रोक्स में आता है, अप्रोक्स में बोलेंगे सर मान लो 50 केजी, ठीक है। आप कोई पर्सन हो, ठीक है, कोई स्टूडेंट है ए और उसका बॉडी वेट है 50 केजी। अब मैं उससे पूछूं कि आप जरा अपने दिन भर जितना आप फूड कंज्यूम करते हो उस फूड का वेट बताओ, कितना वेट फूड आप कंज्यूम करते हो, मास। तो आप पूरा टाइम मेजर करके आपने बताया सर ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम। लंच ब्रेकफास्ट सब मिला के, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा कंपेयर करो, 50 केजी आपका बॉडी वेट है और 1 किलोग्राम आप फूड एक दिन में कंपेयर कर रहे हो, तो अपने बॉडी वेट का कितना फूड कंपेयर कर रहे हो? लगभग कंज्यूम कर रहे हो आप 2%। अब वहीं अगर हम एक न्यूबॉर्न या जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे, स्मॉल चाइल्ड का अगर हम देखें तो उनका बॉडी वेट मिलता है मान लो 10 किलोग्राम, और डेली वो लगभग 3 किलोग्राम मिल्क कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। 3 किलोग्राम लगभग मिल्क कंज्यूम कर, एक रेशियो बता रहा हूं, इस रेशियो को समझना। तो वो अपने बॉडी वेट का लगभग 30% जो फूड है वो कंज्यूम कर जाते हैं डेली। ये ठीक उसी तरह से हो गया कि आप 15 डेज का खाना एक दिन में खा रहे हो, है ना। 15 डेज का खाना आप एक दिन में खा रहे हो, आप क्या इतना खा पाओगे? नहीं। उन छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हीट लॉस ज्यादा होती है, इसलिए उस हीट लॉस को कंपनसेट करने के लिए उनकी फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और इसलिए वो हमसे ज्यादा रेशियो में फूड कंज्यूम करते हैं। आप एलिफेंट को कंपेयर करो, एलिफेंट जिसका वेट लगभग 10,000 किलोग्राम या ज्यादा होता है, वो डेली लगभग 60 to 80 किलोग्राम ऑफ फूड कंज्यूम करता है, और वो उसके पूरे बॉडी वेट का 0.6 to 0.8% आता है। हम 2% खा रहे हैं, एलिफेंट 0.6 से 0.8% खा रहा है, यानी उसका जो मतलब फूड कंजम्पशन है वो तो हमसे भी कम है, हम तो उससे भी ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं कि नहीं। तो यानी हमारे कंपैरिजन में एलिफेंट तो डाइटिंग कर रहा है, कर रहा है एकदम। याद रखना, जितने छोटे एनिमल्स होंगे उतना उनका बीएमआर ज्यादा होगा। स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल साइज एनिमल्स हैव मोर बीएमआर, और इसीलिए इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। इसीलिए ठंडी जगहों पर जो कोल्डर एरियाज होते हैं, कोल्ड रीजन वाले एरियाज होते हैं, वहां पर स्मॉल बॉडी एनिमल बहुत रेयर होते हैं। सो स्मॉल साइज एनिमल्स आर वेरी रेयर इन कोल्डर रीजन्स।
वेरी वेरी रेयर इन कोल्डर रीजन। कोल्डर रीजन में क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि एक तो उनका बीएमआर ज्यादा है, और कोल्डर रीजन में रहेंगे तो और हीट लॉस ज्यादा होगा, और कोल्डर रीजन में फूड आसानी से अवेलेबल नहीं होता, बर्फ जमी होती है, दूर तक जाना पड़ता है, हीट लॉस का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए कोल्डर रीजन में स्मॉल साइज्ड एनिमल्स बहुत रेयर होते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कोल्डर रीजन में अगर छोटे एनिमल्स तो बहुत रेयर हैं, जो बड़े एनिमल्स प्रेजेंट हैं भी, तो उनके बॉडी पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे उनके कान बहुत छोटे होते हैं, हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, पूंछ बहुत छोटी होती है। क्यों? टू रिड्यूस देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रिड्यूस करेंगे, और जितना सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, बीएमआर उतना कम होगा, हीट लॉस उतना कम होगा। तो एनिमल्स फाउंड इन कोल्डर रीजन हैव स्मॉल एक्सट्रीमिटीज एंड बॉडी पार्ट्स। एक्सट्रीमिटीज मतलब जो बॉडी से बाहर निकले हुए। तो एनिमल्स प्रेजेंट इन कोल्डर रीजन have small extremities and body parts। क्यों? to reduce surface area and heat loss। क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, हीट लॉस उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंपैरिजन रहा किसका? ये कंपैरिजन रहा जो हम बात कर रहे हैं बीएमआर का, और बीएमआर को लेकर बड़े साइज के, मतलब लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म और स्मॉल बॉडी साइज। आपने एक बर्ड देखी होगी, हमिंग बर्ड। तो बात वही है कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड टू कंपनसेट फॉर एनर्जी लॉस। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। जैसे हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है, बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एनर्जी लॉस उसमें ज्यादा होता है, बहुत तेजी से उड़ती है, और उस बर्ड में खास बात यह है कि वो अपने बॉडी वेट का 50% डेली फूड कंज्यूम करती है। 50%। ये याद रखना, हमिंग बर्ड कंज्यूम्स 50% weight food of their body mass। 50% वेट फूड कंज्यूम करता है ऑफ देयर बॉडी मास, अपने बॉडी मास से। 50 ग्राम की मान लो वो बर्ड है, 25 ग्राम फूड कंज्यूम करती है डेली। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे बेसिक डिस्कशन में, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया होमियोस्टेसिस, उसके टाइप्स हमने देखे। दूसरा हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, बेसिक्स बनाते हैं, और बेसिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, बीएमआर कब इंक्रीज होता है? अगर किसी को फीवर है तो फीवर इंक्रीजेज बीएमआर। ठीक है, फीवर अगर किसी को है तो बॉडी से हीट लॉस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी को फीवर है तो वो बीएमआर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो फीवर इंक्रीजेस बीएमआर, याद रखना। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझो, आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, जब भी केमिस्ट्री आपने पढ़ी तो आपने उसमें रिएक्शंस पढ़े होंगे। तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। और वही केमिकल रिएक्शन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तो उसे कहा जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रहेगा। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो टोटल सम है, जो टोटल एडिशन है, उस एडिशन को कहा जाता है बीएमआर। तो कैसे डिफाइन करते हैं? द सम टोटल ऑफ
all the biochemical reactions, all the biochemical reactions taking place in body. The sum total of all the biochemical reactions taking place in body. हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या उसके प्रोटोप्लाज्म में जो टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जितने भी हैं उन सभी का जो टोटल है उन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन है, याद रखना। हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब आते हैं, जो ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है बच्चों? एनाबॉलिज्म। दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एक कौन सा है? एनाबॉलिज्म। दूसरा कौन सा है? कैटाबॉलिज्म। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन। अब कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन में बात क्या आ गई कि अगर हम स्मॉल सब्सटेंसेस को मिलाकर एक बड़ा सब्सटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं या फॉर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सब्सटेंस formation of large substance from small molecules। छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे सब्सटेंसेस को मिलाकर जब हम बड़ा कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म। और इसमें क्या होती है? एनर्जी, एटीपी, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। इसमें एनर्जी यूज होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। जैसे क्या? फोटोसिंथेसिस। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसका? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंस। बड़े सब्सटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे सब्सटेंस बनाना और उसमें एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस में। सो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंस, breakdown of large substance to release energy। क्या रिलीज करना? एनर्जी रिलीज करना। इसको हम जनरल लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोलते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं। और एग्जांपल हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जैसे फैट का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन। और कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों किसके टाइप हैं? मेटाबॉलिज्म के टाइप हैं। तो चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे डिस्ट्रक्शन हो, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स की बच्चों पहली क्लास है और बेसिक्स की पहली क्लास में ये 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं और ये 3 पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आगे जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा बेसिक्स का ही, उस सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम लोग आगे एक फ्लो चार्ट, एक टेबल देखेंगे। उस टेबल को स्टडी करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे कि उस टेबल में क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बेसिक्स को ही आगे लेकर समझते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।